एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का बेटा हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस में भी 4 इसके लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ। आपको इम्यूनिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इननेट इम्यूनिटी देखा, उसके मैंने 4 वीडियो इसमें आपको डिलीवर कर चुका हूँ। और अब ये है हमारा पार्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो आपको ये दोनों इम्यूनिटी के बारे में समझना है, सारे पॉइंट्स को नोट करना है, और जो समझ में नहीं आया है आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। सर ये पर्टिकुलर पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं कोशिश करूँगा जब मुझे समय मिले तो मैं आपको समझा पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इननेट इम्यूनिटी आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा क्या होती है इननेट इम्यूनिटी। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। इननेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि प्रेजेंट रहती है बाय बर्थ इटसेल्फ, वो प्रेजेंट रहती है। किसी इन्फेक्शन के आने से फिर उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनने से वो इम्यूनिटी नहीं बनती, वो पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड इम्यूनिटी रहती है। ठीक है, पहले से ही वो कैसे रहती है, प्री प्रिपेयर्ड इम्यूनिटी आपके अंदर प्रेजेंट रहती है, जो इननेट के अंदर आती है। उसके बारे में बहुत सारे इसके फैक्टर्स को समझा, और अब हम समझेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ये इननेट से क्यों अलग है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। एक्चुअली इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी मैंने आपको कल बताया था, इम्यूनिटी क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है आपके शरीर का किसी फॉरेन बॉडी या एंटीजन के खिलाफ। समझ में आ रही है मेरी बात? रेजिस्टेंस आपकी प्रतिरोधक क्षमता कि आप किसी बाहरी किसी एंटीजन से जो कि आपकी बॉडी में आ रहा है और इन्फेक्शन कॉज करने का काम कर रहा है, उससे आपकी बॉडी किस तरीके से लड़ रही है, उस क्षमता को बोलते हैं इम्यूनिटी। उस ताकत को बोलते हैं, उस पावर को बोलते हैं इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ। ये क्या है? ये ऐसा रेजिस्टेंस है जो होता है, प्राप्त होता है, कि लोगों को मिलता है बाय एन इंडिविजुअल। अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके से ये मिलता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये ऐसा रेजिस्टेंस है, ऐसा प्रतिरोधक क्षमता है जो लोगों को मिलती है इंडिविजुअली, अलग अलग अकेले को मिलती है। ड्यूरिंग कब मिलती है, किस दौरान मिलती है? ड्यूरिंग लाइफ, जीवन के दौरान कब मिलती है? लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ। ऐसा प्रतिरोध क्षमता जो कि किसी एक व्यक्ति को उसकी लाइफ के, उसके जीवन काल के समय मिले, उस इम्यूनिटी को बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। कैसी होती है? एक्टिव इम्यूनिटी होती है, और पैसिव इम्यूनिटी किसके टाइप से? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप है। तो सबसे पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी इज सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक्टिव इम्यूनिटी सब डिवाइडेड है 2 टाइप्स में, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल थ्रू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, और आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। नेचुरल किसके लिए कैसे मिलती है? क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से वो इम्यूनिटी डेवलप होती है, और आर्टिफिशियल वो इम्यूनिटी होती है जो इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन, यानी कि आपको वैक्सीन लगाया गया है और फिर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई है, उस इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। सारी चीज़ों को हम समझेंगे पॉइंट वाइज। इट इज़ द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एन एंटीजन। ये क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी में जो एक्टिव इम्यूनिटी जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? ये इट इज़ द रेजिस्टेंस, ये ऐसी प्रतिरोधक क्षमता है जो डेवलप होती है हर एक इंडिविजुअल की एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एन एंटीजन। कब डेवलप होती है? जब वो इंडिविजुअल किसी फॉरेन बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है, तब ये इम्यूनिटी क्या होती है? डेवलप होती है। पहले से बनी बनाई प्री प्रिपेयर्ड इम्यूनिटी नहीं है। इननेट इम्यूनिटी की जैसे क्या है, बाय बर्थ ये प्रेजेंट नहीं है, है ना। ये कब बनती है? जब कोई फॉरेन बॉडी आएगी, है ना, फॉरेन कोई एंटीजन आया और उसके बाद आपकी बॉडी उसको पहचानती है, उसके अनुसार फिर वो लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है आपकी बॉडी। ठीक है, और प्रिपेयर करने के बाद जब वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और उस एंटीबॉडी को और उस इम्यूनिटी को बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, वो इम्यूनिटी कि जब कब डेवलप हुई है? जब आपको इन्फेक्शन हुआ है, और इन्फेक्शन होने के बाद आपकी बॉडी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना के डेवलप कर रही है, और फिर वो रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में हमेशा के लिए रह गया है। फिर दोबारा आपके जीवन में आपको जब भी वो इन्फेक्शन होगा, तो वो क्या होगा? पहले से आपकी बॉडी अब क्या हो जाएगी? पहचान जाएगी कि ये इन्फेक्शन तो भाई मुझे पहले भी हुआ था, अब मुझे इन्फेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी छोड़ना है, तो वो इम्यूनिटी वो उधर उस समय उसको रिलीज कर देगा, और फिर वो जो इम्यूनिटी है बाहर जो एंटीजन है उससे आगे लड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको?
दिस कॉन्टैक्ट में बी इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन और बाय वैक्सीनेशन। और ये जो कॉन्टैक्ट है एंटीजन का आपकी बॉडी से किससे होता है, नेचुरल कोई इन्फेक्शन हो या वैक्सीनेशन के द्वारा हो, इस तरीके से इम्यूनिटी आपकी बॉडी में बनती है। ये इट लीड्स टू स्टिमुलेट द इम्यून apparatus टू फॉर्म एंटीबॉडीज और द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव सेल्स। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, जो कि और नई एंटीबॉडीज बनाता है, प्रोडक्शन करता है, इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव सेल्स को बनाने का ये काम करता है। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर लेटेंट पीरियड विच इज रिक्वायर्ड फॉर इम्यून सिस्टम टू एक्ट, बट डेवलप्ड द एक्टिव इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, डेवलप्स होती है, थोड़ी धीरे डेवलप होती है, पर एक बार जब डेवलप हो जाती है तो लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि पूरा बहुत लंबे समय तक आपके जीवन भर ये आपकी बॉडी में बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि कुछ समय बनी और फिर छूमंतर हो गई और फिर आपको फिर से वो इन्फेक्शन हुआ और फिर से वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हावी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है बाय द एज। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होते जाता है और इन्फेक्शन के खिलाफ क्या होती है, आपकी बॉडी लड़ती है। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, आप एक तरीके से बोलना चाहिए आप रेजिस्टेंट होते जाते हो किसी चीज़ के खिलाफ। रेजिस्टेंस से अगर एग्जांपल दूँ तो समझ लीजिए आपकी बॉडी ढीठ होते जाती है। मम्मी पापा घर पे चिल्लाते हैं ना, मम्मी पापा चिल्लाएं या आपके पेरेंट्स है, जो भी आपसे बड़ा है, आपके साथ वाला आपको डांटे, है ना, जो भी आपके ऊपर है ना, आपसे बड़ा है, आपको चिल्लाए, आप पहले सुनोगे आपको बुरा लगेगा, फिर दूसरी बार फिर चिल्लाए आपको बुरा लगेगा, फिर तीसरी बार से आप ढीठ होने लगे। बच्चे नहीं ढीठ हो जाते, अरे इसको मत बोलो, ये तो बोल बोल के ढीठ हो गया, इसका कोई असर नहीं होता। आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, एंटीजन आते जाता है, आपकी बॉडी उस देखती जाती है, पहचानती जाती है। अब उसके खिलाफ आपकी बॉडी रिएक्ट करना पहचान लेती है कि अब हमको इसके खिलाफ जब भी आएगी तो कैसा रिएक्ट करना है। आपकी बॉडी क्या हो रही है, अभी ढीठ होते जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, रेजिस्टेंट होती जा रही है किसी भी एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसका, एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट्स बोथ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यूजुअली इन पैरेलल। इसका मैकेनिज्म क्या है, जो एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो दो तरीके से डेवलप होता है, एक तो ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दो तरीके से इसका डेवलपमेंट है। हम उसको समझेंगे, दोनों एक साथ डेवलप होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में। इट इज़ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। इट डिपेंड्स ऑन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल्स। ये किस पे डिपेंड रहता है, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल्स। किसके द्वारा सिंथेसिस होता है इसका, एंटीबॉडी का सिंथेसिस होता है बाय प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा में जो सेल्स प्रेजेंट है उसके द्वारा क्या होता है, एंटीबॉडीज का सिंथेसिस होता है और उसी को बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। These cells produce specific circulation antibody which combines specifically in the antigens। ये क्या होता है, ये जो सेल्स हैं, जो प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक टाइप का सर्कुलेशन प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी का, जो कि क्या करता है, एंटीबॉडी का सर्कुलेशन कंबाइन करता है एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन से और मॉडिफाई देयर एक्टिविटी, और उसकी एक्टिविटी को मॉडिफाई करता है वो, जिससे वो क्या होता है, लड़ने की उसकी क्षमता डेवलप होती है और वो पहचान पाता है कि भाई अब मुझे इन्फेक्शन हुआ है तो मुझे इसके खिलाफ किस तरीके से एक्ट करना है और किस तरीके से लड़ना है। दिस मॉडिफाइड एक्टिविटी मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइसिस ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल्स। और ये जो मॉडिफाइड एक्टिविटी है किसके फॉर्म में होती है, लाइसिस होता है, यानी जो भी एंटीजन आता है उस एंटीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ता है और उसके द्वारा फिर उससे मॉडिफाई होता है। देयर टॉक्सिन में भी न्यूट्रलाइज, और उसके टॉक्सिन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। यानी जो भी एंटीजन आया, अब एंटीजन आया है अगर आपके बॉडी में तो किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करेगा, है ना, कोई अंदर कोई स्विच ऑन कर देगा और अपने आप इन्फेक्शन होने लग जाएगा आपकी बॉडी का, नहीं। ये अपने साथ टॉक्सिन्स लेकर आते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने साथ टॉक्सिन लेकर आते हैं और जब वो टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं उन टॉक्सिन्स के द्वारा ही क्या होता है, आपकी बॉडी में सिम्टम्स नज़र आते हैं, इन्फेक्शन नज़र आता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम गर्म तो कर देते हैं, गर्म करके मार तो देते हैं, पर उसके बाद भी क्या होता है, उसके टॉक्सिन्स जो रिलीज हो जाते हैं वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, आपको इन्फेक्शन कॉज करते हैं और जिसके कारण आप बीमार पड़ते हो। देयर टॉक्सिन में भी न्यूट्रलाइज, इनके टॉक्सिन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है और इन द फॉर्म ऑफ रिमूवल ऑफ एंटीजन बाय फैगोसाइटोसिस, और क्या करता है, रिमूव करता है एंटीजन का इन द फॉर्म ऑफ फैगोसाइटोसिस, यानी कि उस एंटीजन को खाकर ये ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करती है, एक तो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है और ये ऐसा स्पेसिफिक सर्कुलेशन है एंटीबॉडी का आपकी बॉडी में जो कि कंबाइन करता है किससे, एंटीजन से, और मॉडिफाई होता है। कैसे कंबाइन करेगा, या तो उसको खा लेगा, है ना, क्या करेगा,
ये है एंटीजन, ये है आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब इसको मारना है तो पहले इसको पहचानेगा, पहचानने के बाद क्या करेगा, या तो इसको तोड़ के इसको कंबाइन हो जाएगा, है ना। अब ये इसके ऊपर चढ़ गया है, इसको उसने पूरी तरह से घेर लिया है। अब ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, या तो फेगोसाइटोसिस करेगा या तो उसके साथ कंबाइन होकर इसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा और उसके टॉक्सिन्स को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा, अब उसके टॉक्सिन क्या करेंगे, आपको इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे। इस तरीके से ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI के बारे में। इट डिपेंड्स ऑन टी लिम्फोसाइट्स डेवलप्ड अगेंस्ट सर्टेन एंटीजन। किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है टी लिम्फोसाइट्स के अगेंस्ट सर्टेन, कुछ प्रकार के एंटीजन्स के खिलाफ ये एक्ट करता है टी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी सिंथेसिस ऑल्सो ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू दिस एंटीजन्स। जो एंटीबॉडी का जो सिंथेसिस होता है वो बनता है किसके, इनके रिस्पॉन्स में, एंटीजन के रिस्पॉन्स में। एंटीबॉडी सिंथेसिस ऑल्सो ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू दिस एंटीजन्स। एंटीबॉडी का सिंथेसिस होना, एंटीबॉडी का बनना, ऐसे एंटीजन्स के खिलाफ क्या होता है, उसका एक रिस्पॉन्स होता है। बट देयर रोल इज लिमिटेड, और इनका जो रोल क्या होता है, लिमिटेड होता है। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बाय सेंसिटाइज्ड T lymphocytes is important in resistant to chronic bacterial infections। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, सेंसिटाइज होती है, टी लिम्फोसाइट के द्वारा वो सेंसिटाइज होती है, इज इंपॉर्टेंट इन रेजिस्टेंट टू क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, एक तो पहली बात ये टी लिम्फोसाइट का सिंथेसिस करते हैं, दूसरी बात टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ऐसे एंटीबॉडीज होती है जो कि क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि लंबे समय तक आपके शरीर में बना हुआ है, उसके खिलाफ लड़ने में टी लिम्फोसाइट्स एक्ट करते हैं और एक इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी होती है आपके शरीर की। In this 90 chronic infection, organisms can multiply and survive in phagolysosome। और इस तरीके की 90 प्रकार के जो ये क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं वो क्या होते हैं, इन दिस क्रॉनिक इन्फेक्शंस ऑर्गेनिजम्स कैन मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव इन फेगोलाइसोसोम। और ये 90 को आप मेंशन मत करना, वो 90 शायद गलत से उसमें इनपुट हो गया है, तो आप वो जो 90 लिखा है उसको आप मेंशन नहीं करिएगा, ठीक है। इन दिस क्रॉनिक इन्फेक्शंस ऑर्गेनिजम्स कैन मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव इन फेगोलाइसोसोम। और इस क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होते हैं और सर्वाइव करते हैं फेगोलाइसोसोम में। मैंने आपको क्या बताया था, फेगोसोम होता है और लाइसोसोम होता है। फेगोसोम क्या करता है, उसको जाके पकड़ता है जो भी एंटीजन आया, और पकड़ने के बाद वो लाइसोसोम से क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है, दोनों बाइंड करते हैं और एक ट्रैप बना लेते हैं, एक जाल बना लेते हैं और घेर के रख लेते हैं किसको, जो भी एंटीजन आया है बाहर से, बैक्टीरियल माइक्रोऑर्गेनिज्म जो भी आए हैं, है ना। दैट इज इंटरसेलुलर पैरासाइटिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर पैरासाइटिज्म बोलते हैं। पर इसमें क्या होते हैं, कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऐसे सिस्टम से भी क्या होते हैं, उस पे हावी हो जाते हैं और उनमें ही मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बता चुका हूँ। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम जो स्पीसीज है वो इस तरीके से करता है, जिसमें कि लेप्रेसी और ट्यूबरक्लोसिस उसके टाइप्स हैं। एंड इन वायरल इन्फेक्शन में भी होता है, जिसमें बोलते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है आपका, वो भी इस तरीके का काम करता है। फेगोलाइसोसोम में जाकर वो भले ट्रैप तो हो जाता है, पर वहाँ पे बैठे बैठे भी क्या करता है, इन्फेक्शन डेवलप करता है और अपना मल्टीप्लिकेशन करते रहता है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है, मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स, एक्टिव नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स। इट इज़ एक्वायर्ड बाय नेचुरल, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शंस। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, एक तो हमने देखा था एक्टिव और दूसरा था देखा था आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक्टिव के पार्ट है ना, आर्टिफिशियल और एक्टिव, सॉरी नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, इट इज एक्वायर्ड बाय नेचुरल, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शंस। ये कब आपको प्राप्त होती है, नेचुरल इम्यूनिटी कब प्राप्त होती है, जब आपको नेचुरली कोई इन्फेक्शन हो और आपकी बॉडी इसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करे और वो रेजिस्टेंस फिर लॉन्ग लास्टिंग आपकी बॉडी में बना रहे। ये इम्यूनिटी कौन सी होती है, नेचुरल इम्यूनिटी होती है ना। सच इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग, और ऐसी इम्यूनिटी क्या होती है, लंबे समय तक बनी हुई रहती है। पर्सन्स रिकवरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन डेवलप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और ऐसे लोग जो रिकवर करते हैं स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन से, डेवलप करते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, है ना। क्या होता है, जैसे कि आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया, है ना। स्मॉल पॉक्स यानी कि माता, हिंदी में बोलते हैं माता आ गई, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया। चिकन पॉक्स आपको हो गया, पॉक्स इन्फेक्शन पॉक्स वायरस से होता है ये। अब इसके बाद क्या होता है, आपको पॉक्स इन्फेक्शन होता है और आपकी बॉडी उस समय उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहती है ना।
आपकी जो इम्यूनिटी है उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहती है पॉक्स वायरस के खिलाफ। पर एक बार आपको पॉक्स वायरस हो गया, आपकी बॉडी उस वायरस को पहचानने लग जाती है, उसके खिलाफ लड़ने लग जाती है और एक इम्यूनिटी डेवलप करती है आपकी बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद आप ठीक हो गए, पूरी तरीके से क्योर हो गए हो, इलनेस आपकी चली गई है। अब क्या होगा, अब अगर आपको दोबारा कभी पॉक्स वायरस आपके शरीर में आने की कोशिश करेगा तो आपकी बॉडी पहले से ही क्या है, प्रिपेयर्ड है पॉक्स वायरस से लड़ने के लिए। तो यही जो प्रिपेयर्ड इम्यूनिटी है, एक बार इन्फेक्शन होने के बाद उससे प्रिपेयर्ड हो गई है, अब दूसरी बार जब वो इन्फेक्शन आएगा तो आपकी बॉडी पहले से ही प्रिपेयर्ड है उससे लड़ने के लिए। उस इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कभी देखा है दोबारा कभी पॉक्स इन्फेक्शन हुए? बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली किसी को चिकन पॉक्स दोबारा होता है लाइफ में, कम से कम एक बार तो होता ही है किसी को, और नहीं भी हो तो बहुत कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अगर हो गया एक बार तो बहुत रेयर कंडीशन में दोबारा किसी को चिकन पॉक्स इन्फेक्शन होता है। क्यों रेयरली होता है? क्योंकि आपकी बॉडी ने क्या करा है, पहले से ही उसके खिलाफ क्या कर लिया है, इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। एक बार इन्फेक्शन से इम्यूनिटी डेवलप कर लिया, अब दोबारा इन्फेक्शन होगा तो आपकी बॉडी तो लड़ लेगी, तो क्या होगा, अब आपको इन्फेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आपको नेचुरल इम्यूनिटी क्या, जब नेचुरली कोई इन्फेक्शन होए और आपकी बॉडी डेवलप करे। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। ये कब प्रोड्यूस होती है? वैक्सीनेशन के द्वारा, यानी कि आर्टिफिशियली वैक्सीनेशन बनाया गया है और वो वैक्सीन आपको लगा दिया गया है। अब उस वैक्सीन के कारण क्या होगा, आपको अब इन्फेक्शन नहीं होगा। आप आर्टिफिशियली क्या करा है, आपकी बॉडी ने वैक्सीनेशन डाला है। अब जैसे कि कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन हो गए, चलो कोरोना वायरस तो अभी आया, उसके वैक्सीनेशन तो अभी चलो ट्रायल में चल रहे हैं, उसको छोड़ दो अभी। जैसे कि BCG के वैक्सीनेशन फॉर ट्यूबरक्लोसिस है ना, आपका वैक्सीनेशन हो गए पोलियो के लिए, है ना, पोलियो के लिए हो गए, न्यूमोकोकल डिसीज़ के लिए भी वैक्सीनेशन आ रहे हैं, है ना, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, इस तरीके के वैक्सीनेशन आ रहे हैं, जो कि क्या हो रहे हैं, पहले से ही आपकी बॉडी में ये डाल दिया जाता है वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी प्रिपेयर करी जाती है कि अब आपको ये इन्फेक्शन कभी आप इससे इंट्रोड्यूस हो, कभी आप इससे एनकाउंटर करो तो आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड रहे इससे लड़ने के लिए, ठीक है। द वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव अटेन्यूएटेड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसके द्वारा प्रिपेयर्ड होते हैं, करते हैं हम उसको, लाइव या जिंदा अटेन्यूएटेड और किल्ड करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार के क्या करते हैं, इन वैक्सीन्स को प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? और देयर एंटीजेंस और टॉक्साइड्स, उनके एंटीजेंस को और टॉक्साइड्स को मारते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और उनके खिलाफ क्या करते हैं, एक वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन किल्ड वैक्सीन्स द ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड बाय हीट। किल्ड वैक्सीन्स में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं हम हीट के द्वारा, फॉर्मेलिन के द्वारा, फिनॉल के द्वारा और अल्कोहल के द्वारा। इस तरीके से हम किल्ड वैक्सीन्स में ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। दिस आर प्रिजर्व्ड इन फिनॉल, फिर इनको प्रिजर्व करते हैं फिनॉल में, एन मेरिथायोलेट में और अल्कोहल में, फिर इनको प्रिजर्व किया जाता है। टॉक्साइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स इनएक्टिवेटेड बाय फॉर्मेलिन। जो टॉक्साइड्स होते हैं उनको प्रिपेयर करते हैं बैक्टीरियल के एक्सोटॉक्सिन से, जो कि इनएक्टिवेट करते के रखते हैं हम उसको फॉर्मेलिन के द्वारा, फॉर्मल टॉक्साइड भी बोला जाता है इनको, और बाय एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्साइड APT के द्वारा। टॉक्साइड्स आर इम्यूनोजेनिक बट नॉट टॉक्सिजेनिक। टॉक्साइड क्या होते हैं, इम्यूनोजेनिक होते हैं बट नॉट टॉक्सिजेनिक, यानी कि ये आपकी इम्यूनिटी में मददगार होते हैं, ना कि नुकसानदायक होते हैं ना। वैक्सीन है क्या, एक्चुअली क्या होता है, आपको मैं एक लाइन में और इसको क्लियर कर दूं। जैसे कि आपको सांप ने काटा, ठीक है, सांप ने आपको काटा तो उसके खिलाफ आपको क्या करना है, दवाई लेना है इसको मारने के लिए। स्नेक में क्या होता है, वेनम होता है, जहर होता है। उससे लड़ने के लिए क्या हमको क्या बनाना है, जहर से कौन लड़ता है, जहर, कहावत है जहर का काट जहर ही होता है, यानी कि जहर जो है उसके खिलाफ हम बनाते हैं एंटी वेनम, यानी कि उसी पॉइजन से, उसी स्नेक के पॉइजन से, जिसने आपको काटा वो नहीं, पर उसी स्पीसीज से या अदर स्पीसीज से हम क्या बनाते हैं, ऐसे जो सिमिलर पॉइजन्स उनमें रिलेटेड है, तो उसी के वेनम से हम बनाते हैं एंटी वेनम, यानी उसके खिलाफ लड़ने वाला, और उसी वेनम को फिर हम दाखिल करते हैं जिसको काटा गया है, और वो एंटी वेनम क्या करता है, जो वेनम स्नेक का गया है उसके खिलाफ एक्ट करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वैक्सीन बनाने के लिए ही उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेना पड़ता है और उसके खिलाफ उसके
एंटीजेंस को हटाकर उसके टॉक्साइड्स को रिमूव करके न्यूट्रलाइज करके किल करके उसको केमिकल सस्पेंशन में बना के और जिस भी तरीके से साइंटिस्ट उसको बनाते हैं, यानी कि जो उसका कार्ड है वो उसी से बनता है ना। अब जैसे कि कोरोना के लिए वैक्सीनेशन बनाया जा रहा है तो किससे, कोरोना वायरस से ही उसके खिलाफ वैक्सीनेशन बनाया जाएगा। अब क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि जिससे लड़ना है पहले उसके बारे में तो जाने हम, समझ में आ रही है हमारी बात, आपको मेरी बात, कि जिससे हम प्रतिरोध कर रहे हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से ये इस तरीके से इसको लड़े तो ये किस तरीके से डिफेंस करेगा। हाँ, अब इसको ये पैतरा पता चल गया तो इस तरीके से डिफेंस करेगा, उस तरीके से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना दिमाग मत लगाओ, बस ये समझ लो कि जहर को से जहर ही लड़ता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि पॉइजन, किसी ने जहर पी लिया तो फिर से पॉइजन पिला लोगे तो वो अच्छा हो जाएगा, वैसा मत समझना। इसके खिलाफ फिर उसका जो स्ट्रक्चर बदल कर क्या करते हैं हम, उसका स्ट्रक्चर पूरा बदल के उसको मॉडिफाई करके उसमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकाल के हम फिर उसी को डालते हैं, ताकि क्या हो, वो अब उस जो कि उसके लिए नुकसानदायक था अब उसके लिए क्या हो जाए, वो मददगार हो जाए। इस तरीके से ये इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एक्ट करती है। इसके वैक्सीन देख लो, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटीज़ के वैक्सीनेशन कौन कौन से हैं, लाइव वैक्सीन होते हैं और कुछ कुछ किल्ड वैक्सीन होते हैं। हम एक्टिव इम्यूनिटी देख रहे हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद हम पैसिव इम्यूनिटी के बारे में भी समझेंगे। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होते हैं कुछ लाइव वैक्सीन होते हैं और कुछ होते हैं किल्ड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन में क्या होता है, बीसीजी फॉर ट्यूबरकुलोसिस, बीसीजी लगाते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, है ना। TY21A फॉर टाइफाइड के लिए लगाते हैं। सेबिन वैक्सीन लगाते हैं फॉर हम पोलियोमाइलाइटिस के लिए, ये क्या है, लाइव वैक्सीन है, ठीक है। MMR लगाते हैं वैक्सीन फॉर मीजल्स के लिए, मम्स के लिए, रुबेला के लिए, 70D वैक्सीन फॉर येलो फीवर के लिए। और कुछ होती है किल्ड वैक्सीन, जिसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार के उसका पूरा न्यूट्रलाइज करके करते हैं यूज़। इसमें क्या होता है, TAB फॉर एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर के लिए TAB लगाते हैं। किल्ड कोलेरा वायरस, किल्ड कोलेरा वायरस। सेल्क वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलाइटिस, न्यूरल और नॉन न्यूरल वैक्सीन फॉर रेबिस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इस तरीके की हम वैक्सीन लगाते हैं। और है एक थर्ड पॉइंट है हमारा बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स से बना टेटेनस टॉक्साइड्स फॉर टेटेनस के टॉक्साइड्स का यूज़ करते हैं टेटेनस के खिलाफ एक्ट करने के लिए। डिप्थीरिया टॉक्साइड का यूज़ करते हैं डिप्थीरिया के खिलाफ हम एक्ट करने के लिए। इस तरीके के वैक्सीनेशन हम यूज़ करते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। इस तरीके की आर्टिफिशियल के एग्जांपल हैं, और मैंने आपको नेचुरल के लिए बता दी हूँ। नेचुरल आपकी बॉडी जब खुद डेवलप करती है, आर्टिफिशियल वो जब हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं इम्यूनिटी डेवलप कराने के लिए। तो इस तरीके से मेरा जो ये इस तरीके जो सेशन है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, और फिर इस तरीके से हमारा इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होगा। और आने वाले में फिर वीडियोस में आपको एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में भी बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पूछ लेना, और आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो फिर कोई देता भी नहीं है ना।